ऐसे सेंटेंस को यदि आपको ट्रांसलेट करना है तो देखिए कैसे कैसे सेंटेंस आपके लिए लिखिए। मानता हूं, मेरा मानना है कि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे, मेरा दावा है कि वह लौट जाएगी, मैं समझता हूं कि वर्षा होगी, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सरकार बदलेगी, मैं जानता हूं कि सभी लोग एक दिन मरेंगे। ऐसे सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना है तो आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। यदि आखिरी तक नहीं देखा तो आपके लिए सेंटेंस बिल्कुल अजाब बन जाएगा। मेरा यकीन मान के चलिए कि मैं जब वीडियो खत्म करूंगा तो ऐसे सेंटेंस आपके लिए चुटकियों का काम होंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी ट्रांसलेशन बेस है। ट्रांसलेशन, टेंस ट्रांसलेशन, जिस पर मैं आपको पिछले कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और चलते चलते हम लोग पास्ट टेंस भी क्रॉस कर चुके हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने फ्यूचर टेंस की तरफ, यानी भविष्य काल की तरफ। और फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस, और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है, क्या क्या रूल इनके होते हैं, ये आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ऐसे सेंटेंस देने वाला हूं, ऐसे सेंटेंस की जो आपके लिए इतने बेहतरीन होंगे कि शायद आप उनको इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन में कहीं और नहीं पाएंगे। सेंटेंस का एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस आपके सामने आज ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं जो आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि फ्यूचर के सेंटेंस है। ऐसे ही कई सारे सेंटेंस मैं आज आपके लिए लेकर आने वाला हूं, तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो चलते इसकी पहचान जानते हैं। पहचान हमारे सामने क्या निकल के आती है कि जिस सेंटेंस यानी हिंदी के सेंटेंस के अंत में क्रिया की बेस फॉर्म यानी क्रिया की मूल अवस्था के अंत में अगर हमें गा, गी, गे ये शब्द मिल जाए, ये लेटर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वहां पर हमको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करना है। अब करना कैसे होता है, इसमें करना ये सीधा होता है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल का प्रयोग हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर? यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करना रहेगा, और इसके बाद हमें वर्ब जो मिलेगी ये फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी, यानी क्रिया की प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है, सिंगुलर फॉर्म कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अर्थात क्रिया की प्लूरल फॉर्म अर्थात क्रिया की यानी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज करना रहता है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड आएंगे उनका यूज करेंगे। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जब कल आएगा यानी कल शब्द जब ऐसे सेंटेंस में आता है तो उस कल के लिए हमेशा हम लोगों को टुमारो का यूज करना रहता है। कल के लिए हमेशा टुमारो का यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे भूतकाल के लिए लगाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे कल के लिए टुमारो का यूज करना है। अब आ जाते हैं हम लोग विल शैल के प्रयोग की तरफ, यानी विल और शैल ये कैसे प्रयोग किए जाएंगे। ध्यान रखिए कि जहां पर हम लोगों को आई या वी यानी आई और वी इनके साथ हम लोगों को शैल का यूज करना रहेगा, शैल का यूज, और बाकी सबके साथ बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। क्लियर? आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज कर देंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट जिनके साथ होंगे उनके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं पर आई के साथ भी विल लग जाता है, वी के साथ भी विल का यूज हो जाता है, तो ये कैसे होता है ये भी बताता हूं कि जब आई और वी या फिर और सब्जेक्ट के साथ जो इनका हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब जब चेंज होता है तो उसका कारण सबसे पहले यही होता है कि जब सेंटेंस में हम लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ इच्छा का बोध कराया जा रहा हो, तब वहां पे आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ शैल का यूज करेंगे। जैसे मैं यह काम करूंगा तो आई शैल डू दिस, और मैं यह काम अवश्य करूंगा तो आई विल डू दिस। जैसे यहां पर कहा गया कि मैं काम करूंगा तो हो जाएगा आई शैल
डू दिस। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। या फिर हो जाएगा मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, तो यहां पे हो जाएगा आई विल डू दिस। क्लियर? यहां देखिए सेंटेंस से ही पता लग रहा है कि कार्य करने की दृढ़ता प्रकट की जा रही है, कार्य करने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा है ये प्रकट की जा रही है। तो यहां पे हम लोगों ने आई के साथ विल का यूज किया। ऐसे ही और अगर कोई सब्जेक्ट आता है जहां पे कार्य करने की दृढ़ता प्रकट की जा रही है, वहां पे आप लोग उस मॉडल का आप चेंज कर देंगे। जहां विल लगना होगा वहां शैल लगा देंगे, जहां शैल लगना होगा वहां विल लगा देंगे, लेकिन तभी जब सेंटेंस में कार्य करने की दृढ़ता प्रकट की जा रही होगी। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए कि मैंने आपके लिए चीज लिख भी दी है। लिखने के से यह हो जाएगा कि आप लिख के रखेंगे तो भविष्य में कभी भूलेंगे नहीं कि क्या चीज सर ने बताई थी। जैसे लिखा है सामान्यतः आई बी के साथ शैल का प्रयोग किया था और शेष के साथ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया था। परंतु जब सेंटेंस में कार्य करने की प्रतिज्ञा, दृढ़ इच्छा, आज्ञा, निषेध, आवश्यकता, मतलब ये सारी चीजें, मतलब दृढ़ इच्छा भी दिखाई जा रही है, निषेध भी दिखाई जा रहा है, आज्ञा। निषेध का मतलब तुम वहां नहीं जाओगे, ये चीज आज्ञा दी गई है, और निषेध किया गया है कि तुम वहां नहीं जाओगे या तुम्हें वहां जाना ही होगा। तो यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे सेंटेंस जब आपको दिख जाए तो वहां पे आप लोग सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के साथ लगने वाली मॉडल वर्ब होती है इसको आप चेंज कर सकते हैं, और तब वहां पे आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और शेष के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसमें चलते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं पहले ही बता रखा हूं कि सारे सेंटेंस यानी टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, हर पार्ट के अपने 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। मैंने पिछले कई से लगभग 9 वीडियो लेक्चर दे रखे हैं, वहां पे मैंने ये चीज आपको क्लियर की है। जिन्होंने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन से जाके उस वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी होगी, उस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या निकल के हमारे सामने आता है कि अभी मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा था वैसे ही स्ट्रक्चर है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है उससे। सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे, और फिर हम क्या लगेंगे, वर्ब फर्स्ट, और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक, और फुल स्टॉप। इसके बाद कोई अदर वर्ड आ रहा है तो उसका भी यूज कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, मैं बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहां पे कहा गया कि मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, तो हो जाएगा आई विल। क्यों? क्योंकि यहां पे अवश्य शब्द लगा है, ये दृढ़ इच्छा को व्यक्त कर रहा है, इसीलिए आई की जगह, आई के साथ शैल की जगह हम लोगों ने विल का यूज किया। आई विल गो टू मार्केट। क्लियर? चलिए इन एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो पहले से आप नोट कर लीजिए। तो यहां देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए कि हम लोग कई पत्र लिखेंगे, तो हम लोग वी शैल राइट मैनी लीटर। ठीक, वी शैल राइट मैनी लीटर। वह कल दिल्ली जाएगी, तो शी विल गो टू दिल्ली। अब कल के लिए मैंने क्या बताया था, टुमारो यूज कीजिए आप, टुमारो। ठीक, कि शी विल गो टू दिल्ली टुमारो। वह अगले साल अवश्य पास कर लेगा। यहां देखिए अवश्य आ गया, अर्थात वह के लिए आप लोगों को जो अभी तक विल लगाना था, अब आप यहां पे शैल का यूज करेंगे। तो ही शैल पास नेक्स्ट ईयर। क्लियर? वे लोग निश्चित रूप से ठहरेंगे। तो यहां पे देखिए कि निश्चित रूप से मतलब पक्की बात बताई जा रही है कि निश्चित रूप से वो यहीं पे ठहरेंगे। तो ये हो जाएगा दे शैल स्टे। क्योंकि अभी तक मैंने क्या बताया था कि आप लोग आई और बी के साथ ही शैल का यूज करेंगे, लेकिन जब कंफर्मेशन मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई जा रही, डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा होगा, तब आप वहां पे मॉडल वर्ब चेंज कर देंगे। तो दे शैल स्टे, तुम वहां अवश्य जाओगे।
तुम वहां अवश्य जाओगे, यानी कि ये आज्ञा दी जा रही है, तो क्या रहा है, यू शैल गो देयर, तुम वहां अवश्य जाओगे, यू शैल गो देयर, वे स्कूल जाएंगे। नॉर्मल सेंटेंस है, दे विल गो टू स्कूल। क्लियर? उम्मीद है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान होते हैं, इसके इतने आसान होते हैं कि बस आपको शैल और विल का ढंग से प्रयोग आना चाहिए, और इसके बाद आप लोग इसके तुरंत बाद नॉट का यूज कर दीजिए, सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर आपको अफर्मेटिव से उठा लेना है, यानी अफर्मेटिव के सारे स्ट्रक्चर को उठाइए और वहां विल और शैल के बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए और सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, क्या एग्जांपल लिया कि तुम घर नहीं जाओगे, तुम घर नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू होम। अब यहां पे हो जाएगा, जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग कि तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, या तुम वहां अवश्य नहीं जाओगे। ये आपको एक निषेध का व्यक्त कर रहा है कि तुम वहां नहीं जाओगे, एक आदेश में एक प्रतिबंध व्यक्त कर रहा है कि तुम वहां नहीं जाओगे, तो ये हो जाएगा यू शैल नॉट गो देयर। ठीक, यहां पे देखिए कि यू के साथ हम लोगों ने विल का यूज किया कि नॉर्मल सा सेंटेंस था, लेकिन यहां पे प्रतिबंधित था, निषेध थी, आज्ञा थी, तो हम लोगों ने शैल का यूज किया। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो निगेटिव सेंटेंस है, जो आसान सेंटेंस है, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। बस करना कि कुछ नहीं रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर में आप लोगों को खाली विल और शैल के बाद आप नॉट का यूज कर दीजिए और सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग इंट्रोगेटिव पे को भी क्लियर कर लिए रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता आया हूं, दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप, क्वेश्चन टाइप। दोनों में बस यही होगा कि इसमें विल या शैल का यूज आपको सब्जेक्ट से पहले कर देना है, और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। क्लियर? या फिर आपको कीवर्ड आ जाएगा और इसके साथ आप विल शैल का यूज कीजिए और फिर सब्जेक्ट का यूज कीजिए और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगा दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। क्लियर? ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बड़े आराम से बन जाएगा। इसमें बस यही तरह ध्यान रखना है, जैसे कहा गया कि क्या तुम इस किताब को पढ़ोगे, इस किताब को पढ़ोगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाया, इन सबके साथ क्वेश्चन मार्क का यूज अंत में जरूरी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास विल यू रीड दिस बुक। यहां देखिए कि विल का यूज हमने पहले कर लिया और ये सब वर्ब जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दी। तो यहां पे इतना ध्यान रखिए कि विल शैल का यूज आपको सब्जेक्ट से पहले कर लेना है और सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत वर्ब का यूज कर देना है, सेंटेंस हमारा आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे यहां पे एक और एग्जांपल लिया कि कल तुम क्या करोगे, कल तुम क्या करोगे, तो ये देखिए कल आया, यानी कि ये आखिरी में जाएगा, तुम क्या करोगे, तो ये हो जाएगा व्हाट। व्हाट आगे लगेगा क्योंकि क्या बीच में आ रहा था, तो व्हाट और फिर विल का यूज किया, व्हाट विल यू डू। अब कल का आखिरी में जाएगा तो हो जाएगा व्हाट विल यू डू टुमारो। क्लियर? ये उम्मीद है कि ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो अगला वो सेंटेंस आता है, नहीं जो आप जानते होंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि विल शैल के पहले बाद सब्जेक्ट यूज, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट यूज कर दीजिए।
आराम से ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए उसको इसके अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ कि उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव को एक और तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। वो तरीका क्या है, चलिए इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर उसे बताता हूं मैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हम लोगों के सामने क्या निकल के आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव को अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या कि आप लोग पहले विल शैल का यूज कीजिए और इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाइए। नहीं, यही तो बताया था, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और इसके बाद आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की जो फॉर्म का यूज हो रहा हो वो यूज कर दीजिए, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी अभी तक के सेंटेंसेस में कुछ इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर बताया गया होगा। बस खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज रही होगी, वर्ब की फॉर्म चेंज रही होगी, बाकी सारे स्ट्रक्चर लगभग ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आपको वांट का यूज कर देना है, वांट या शैंट, इसका यूज करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज कर देना है, और जब ऐसे सेंटेंस वर्ड यूज हो जाएंगे वांट या शैंट, तो इसके बाद आप नॉट का यूज नहीं करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट यूज कर देंगे, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर? ये कुछ नया स्ट्रक्चर है वांट या शैंट का। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया कि क्या तुम, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, देखते देखते भूल मत जाइए लाइक करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, आप देख के वीडियो चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आप वीडियो आते हैं अच्छे से देखते हैं, समझ में आता है आप लोगों के, तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए भाई। लाइक करते रहेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूं। तो फिर चलते हैं, अब एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए भी लिखा है कि क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, मैं जानता हूं आप लोग मेरी मदद जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल किस प्रकार से होता है कि क्या तुम, यानी विल यू नॉट हेल्प मी। ये आपको नॉर्मल सा जो स्ट्रक्चर था उस तरीके से कर लिया, लेकिन इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉन्ट यू हेल्प मी, वॉन्ट यू हेल्प मी। यहां पे देखिए कि बस नॉट को उठा के हमने इसी के साथ आगे जोड़ दिया, और विल को वॉन्ट बना दिया, शैल को शैंट बना दिया। जैसे यहां पे एक और ले लेते हैं हम कि क्या क्या हम बाजार नहीं जाएंगे? बाजार नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा शैल, वी नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। या फिर इसी को हम बना लेंगे शैंट, वी नॉट गो टू मार्केट। ये दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर लिया। अब उम्मीद है कि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका अगला सेंटेंस आ जाता है, क्यू वर्ड वाले सेंटेंस अगर आपको आ जाते हैं, तो क्यू वर्ड उठा के आप पहले डाल दीजिए, तब आप इस वॉन्ट और शैंट का यूज आप नहीं करेंगे, तब आप इस नॉर्मल वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे कि इसके पहले आप क्यू वर्ड वाले वर्ड को डाल देंगे, उसके बाद इसे इंग्लिश में आराम से ट्रांसलेट करेंगे। तो वॉन्ट और शैंट का यूज केवल ऐसे सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? चलिए इस रूल को नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते अपने उस पार्ट की तरफ जिसका वादा मैंने आपसे शुरू में किया था कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंतर्गत जो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते किसी दूसरे कैटेगरी में है, लेकिन होते वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत ही है, उन सेंटेंसेस को हम लोग जानते हैं। कैसे सेंटेंस? ऐसे सेंटेंस जिसमें दो वाक्य दिए गए हो, दो सेंटेंस दिए गए हो, और दोनों से भविष्य में होने वाला किसी एक कार्य, कोई कार्य की वर्णन किया हो, दोनों में कोई कार्य हो रहा हो। एक वाक्य आपका शर्त बोधक हो, दूसरा वाक्य उसका परिणाम बोधक हो, और दोनों सेंटेंस आपको फ्यूचर में लिखे मिल जाए, तब आप करेंगे ये कि जो शर्त बोधक वाक्य होगा, जो आपको ऐसा सेंटेंस लगे कि जिसका अर्थ अकेले आप निकाल सकते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज जिसे कहते हैं,
जो मुख्य उपवाक्य होता है उसको तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसके साथ जो उसका आश्रित उपवाक्य होता है यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि अगर दो मिल जाते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज जो हमारी होगी, प्रिंसिपल क्लॉज ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी, जो हमारी इसकी आश्रित उपवाक्य होगा, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। यहां पे आप देख लीजिए प्रिंसिपल क्लॉज हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी, लेकिन हिंदी में आपको दोनों ही फ्यूचर में दिखाई देगा। जैसे भी शुरू में एक सेंटेंस लिखा था कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गा दोनों में आया, खून दोगे तो आजादी दूंगा, यानी एक शर्त वाला सेंटेंस है कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो पहला सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और उससे आश्रित सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर? तो यहां पे मैंने आपके लिए कंडीशन लिख दी है। कंडीशन ये होती है कि जब ऐसा सेंटेंस मिल जाए इसमें भविष्य होने वाली दो घटनाएं एक साथ लिखी हो, तो वहां पे एक घटना को आप लोग एक कंडीशन वाले सेंटेंस, जो कंडीशन वाला सेंटेंस होगा उसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे चाहे जहां कंडीशन वाला सेंटेंस हो, और दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब उस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेट करना है जिसके साथ टेम्पोरल कंजक्शन का यूज हो। टेम्पोरल कंजक्शन मतलब समय सूचक संयोजक। समय सूचक संयोजक जिस सेंटेंस के साथ आपको लगा हुआ मिल जाएगा उसी सेंटेंस के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। अब टेम्पोरल कंजक्शन होते क्या है वो मैंने आपके लिए लिख दिया। टेम्पोरल कंजक्शन कुछ ऐसे होते हैं, इफ, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, एज सून एज, डायरेक्टली, सिंस, टिल, एज लॉन्ग एज, वेयर, अनलेस, इन केस, यानी ये सारे टेम्पोरल कंजक्शन होते हैं। टेम्पोरल कंजक्शन जिस सेंटेंस के साथ लगा हुआ आपको मिलेगा वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यूज करना है। वहां पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं यूज कर सकते, चाहे वो सेंटेंस आपका शुरू में लिखा मिल जाए चाहे वो सेंटेंस आपका बाद में लिखा मिल जाए, लेकिन ये टेम्पोरल कंजक्शन जिस सेंटेंस के साथ लगेंगे उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। क्लियर? चलिए इस रूल को पूरा लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल ले, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यदि आप मुझे लाइक देंगे तो मैं आपको अच्छे कंटेंट दूंगा। तो आप ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को कैसे करेंगे, रूल आपको मैं बता चुका हूं, तो इसे आप करके पहले बताइए, फिर मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। तो अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि इफ यू गिव मी ब्लड, यहां देखिए कि इफ यू गिव मी ब्लड, इफ के साथ आया तो इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लिया। इफ यू गिव मी ब्लड, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो क्या हो जाएगा कि आई विल गिव यू फ्रीडम, यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्लियर? अगर वह मुझसे मिला तो मैं उससे बातें करूंगा। अगर वह मुझसे मिला, अगर लगा है तो इफ, और वह मुझसे मिलेगा तो इफ ही मीट्स मी, अगर वह मुझसे मिलेगा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया मीट्स मी, तो मैं उससे बातें करूंगा, मैं उससे बातें करूंगा। आई शैल टॉक टू हिम। यहां पे देखिए आई के साथ विल यूज किया है, आई के साथ शैल यूज किया, क्योंकि यहां पे दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई दे रही थी कि मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक निश्चित प्रतिज्ञा दिखाई दे रही थी, तो ये विल का यूज किया गया। और मैं उससे बातें करूंगा, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस था, इसलिए यहां पे शैल का यूज किया। जब गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, जब का मतलब हो जाएगा व्हेन इट, क्योंकि मौसम का सूचना दे रहा है तो इसीलिए हम लोग इट का यूज करेंगे। ध्यान रखिए कि आप लोगों को कहीं पर भी मौसम से संबंधित कोई भी सूचना देनी है तो आप वहां पे इट का यूज करेंगे। तो यहां पे व्हेन इट गेट्स वार्मर,
यहाँ देखिए व्हेन का यूज किया, इसीलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया। व्हेन इट गेट्स वार्मर, तो बर्फ पिघलेगी। स्नो विल मेल्ट, तब बर्फ पिघलेगी। मेरा भाई आएगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा, तो उसके बाद मैं भोजन करूंगा। ये सेंटेंस आपका, ये मैं भोजन करूंगा प्रिंसिपल क्लॉज में, तो इससे पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि बाद शब्द आया है, तो बाद शब्द आया है तो इसमें बाद वाले कार्य को पहले लिखा जाएगा। ये आपको मैं पास्ट परफेक्ट जब कर रहा था बताया है कि बाद शब्द आ रहा है तो बाद को वाले को ही पहले लिखेंगे। तो बाद मैं भोजन करूंगा, तो यहां पे देखिए कि ये जो मैं भोजन करूंगा एक दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध करा रहा है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, तो इसके साथ विल का यूज करेंगे। आई विल हैव माई डिनर। अब बाद, इसकी इंग्लिश लिखते आफ्टर, और आफ्टर जब लग गया तो ये हमारा टेम्पोरल कंजक्शन होगा, और आफ्टर के साथ लगने वाला सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा आफ्टर माई ब्रदर कम्स। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो नया स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लेके आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। अगला यूज क्या निकल लेके आते हैं हम लोग? अगला यूज ये लेके आते हैं कि भविष्य काल में किसी कल्पना का अगर भाव निकल के आ रहा है, या किसी डिटर्मिनेशन दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव निकल के आ रहा है, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेट करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एग्जांपल लिया मैंने, देख लीजिए कि वह 30 वर्ष से ऊपर का होगा, वह प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे, मैं वहां पर समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं वहां समय पर पहुंच जाऊंगा। तो ये हमारे डिटर्मिनेशन या इमेजिनेशन के लिए व्यक्त होने वाले वाक्य हैं। उम्मीद है इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करते करते आप लोगों की समझ में ये इस टाइप का सेंटेंस अच्छे से आ जाएगा। जैसे हो जाएगा कि यहां पे वह 30 वर्ष से ऊपर भी का होगा, तो ही विल बी ओवर 30, वह 30 वर्ष से ऊपर का होगा, ही विल बी ओवर 30। फिर हो जाएगा वह प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, तो यहां पे हो जाएगा कि शी, क्योंकि लड़की है, शी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। यहां पे नॉर्मल सा यूज करना है, इसमें ये नहीं कि आप मॉडल चेंज कर लीजिए। जैसा मॉडल आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं, जैसा मॉडल रेगुलर यूज करना आपको बताया गया है, वैसे ही रेगुलर मॉडल यहाँ पे यूज किए जाएंगे। हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। अभी अगर नॉर्मल से सेंटेंस इंडेफिनिट अफर्मेटिव का होता तो क्या करते, हम लोग लड़ेंगे, डिटर्मिनेशन दिखा रहा था तो लगाते हम लोग वी विल का यूज करते। लेकिन यहां पे हम लोग नॉर्मल सा यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, वी शैल फाइट, वी शैल फाइट। यहां देखिए कि वी के साथ हम लोगों ने जो शैल का यूज मैंने आपको बताया, वही शैल का यूज मैंने यहां पर भी किया, वी शैल फाइट एंड वी शैल, हम लोग जीतेंगे, एंड वी शैल विन, हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे, वी शैल फाइट, वी शैल विन। क्लियर? अब हम लेते हैं कि मैं वहां समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं वहां समय पर पहुंच जाऊंगा, तो आई शैल रीच देयर ऑन टाइम, मैं वहां समय पर पहुंच जाऊंगा। उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाएगा। जहां पे डिटर्मिनेशन या इमेजिनेशन, कल्पना का भाव व्यक्त हो रहा होगा, वहां नॉर्मल सा आईवी के साथ आपको शैल का यूज करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज करना, वहां कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। क्लियर? चलिए इस नोट कर लीजिए। तो अगला सेंटेंस हमने क्या लिया? अगला सेंटेंस हमने लिया कि अपने ओपिनियन को व्यक्त करना है, अगर अपने अज्यूमशन को व्यक्त करना है, अपने जो स्पेकुलेशन है इनको व्यक्त करना है। अर्थात यहां पे आपको अपनी ओपिनियन, अपनी मान्यता, अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना रहता है। अपने अज्यूमशन का मतलब होता है अपनी मान्यता, क्या मानते हैं। जैसे कुछ भी हो गया जो आपकी मान्यता अलग होती है, लोगों की मान्यता अलग, किसी के विषय में लोगों की मान्यता अलग होती है, आपकी मान्यता अलग होती है, अपनी मान्यता को व्यक्त करना है अगर, तो वहां पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अपनी स्पेकुलेशन, आकलन, अपनी जो कैलकुलेशन होती है, जैसे आपने किसी को देखा
और उसके विषय में अपना एक थ्योरी बना ली, एक उसको उसका एक आकलन कर लिया आपने, उसको व्यक्त करने के लिए आपको यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना रहता है। अब इसको यूज करने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं चलिए मैं लिख देता हूं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस कैसे आते हैं हमारे सामने और उनको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहां पे देखिए ये वर्ड्स इसके यूज होते हैं, जैसे थिंक, होप, एक्सपेक्ट, सपोज, अज्यूम, बिलीव, फील, श्योर, वंडर, डेयर, से, डाउट, नो और बी अफ्रेड। ऐसे वर्ड यूज करके हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल क्या लिया कि मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं की जगह कुछ दूसरा शब्द भी आप लगा सकते हैं कि मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, या फिर आप कह दिए कि मुझे लगता है, लगता है कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब यहां पे मैं सोचता हूं, समझता हूं, या मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, या फिर मुझे लगता है कि वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सोचता हूं या समझता हूं क्या लगाएंगे, थिंक, या मुझे लगता है इसके लिए भी थिंक लगाएंगे। तो आई थिंक, अब वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब यहां पे आप लोग उस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल उठा के ले आएंगे, डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा दिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर ही, शी, इट, आई और नाम सबके साथ शैल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। आई और बी के साथ आप लोग विल का यूज करेंगे। तो आई थिंक वह अवश्य पास होगा, ही शैल पास। क्लियर? ये कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने निकल के आते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर कुछ दो चार एग्जांपल ऐसे और लेता हूं मैं आपके लिए। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं कि मेरा मानना है या मैं मानता हूं कि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे। मेरा मानना है कि मैं मानता हूं कि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे। तो मानने का क्या बताया था हम? मानने का बताया था आई सपोज, या फिर सपोज की जगह हम लोग अज्यूम का भी यूज कर सकते हैं। अज्यूम, आई अज्यूम या आई सपोज कि तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे। यू विल लेबर हार्ड, तुम लोग कठिन परिश्रम करोगे। यू विल लेबर हार्ड। मेरा दावा है कि वो लौट जाएगी। मेरा दावा है, दावा का क्या हो जाएगा कि आई एम श्योर, आई एम श्योर कि वह लौट जाएगी। वह लौट जाएगी क्या होगा कि शी विल रिटर्न। मेरा दावा है कि वह लौट जाएगी। मैं समझता हूं कि वर्षा होगी। यह देखिए कि बहुत अच्छी चीज लिखी कि मैं समझता हूं कि वर्षा होगी। अब इसको आप लोग अगर ट्रांसलेट करने को कहा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लगेंगे आई थिंक, क्योंकि अभी पहला सेंटेंस मैंने बताया है कि आई थिंक का यूज कीजिए समझता हूं के लिए, लेकिन यहां आई थिंक नहीं लगेगा। यहां पे लगेगा कि आई एम अफ्रेड या आई फियर। आई फियर लगाएंगे आप लोग, या फिर लगाएंगे आई एम अफ्रेड। अब कंफ्यूज मत होइए कि आई एम अफ्रेड या फियर, उसकी जगह हिंदी को दूसरा। यहां पे एक चीज आप ये मान के चलिए कि यदि कोई भी कार्य इच्छा के विपरीत हो रहा हो, यानी वहां इच्छा नहीं है उसके विपरीत कोई कार्य हो रहा हो, तब वहां पे फियर या अफ्रेड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए यानी इच्छा के विपरीत है कि वर्षा होगी, वो नहीं चाहता कि वर्षा हो, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत वर्षा हो रही है, इसलिए आई फियर या आई एम अफ्रेड का यूज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे इट विल रेन। मैं समझता हूं कि वर्षा होगी, आई फियर या आई एम अफ्रेड इट विल रेन। अब है मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सरकार बदलेगी। अब ये सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे 100% की डंके की चोट पर। ये वर्ड आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे लिखे क्या इसमें, लेकिन ये बहुत आसान है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं। ये हो जाएगा आई डेयर से, आई डेयर से। अब क्या हो जाएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सरकार बदलेगी, तो यह हो जाएगा कि गवर्नमेंट शैल चेंज। क्लियर? यहां डंके की चोट शब्द के लिए डेयर से का यूज कर देंगे। डंके की, मैं जानता हूं कि एक दिन सभी लोग मरेंगे, सभी लोग एक दिन मरेंगे, पक्का है।
तो मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं कि सभी लोग एक दिन मरेंगे। तो यहां पर जाएगा ऑल विल डाई वन। क्लियर? तो उम्मीद है कि ऐसे अजीबोगरीब सेंटेंस के ट्रांसलेशन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ आपके लिए एक एक्सरसाइज दूंगा 4-5 सेंटेंस की, जिसे आप ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपने मेरे बताए हुए रूल्स को सही से पढ़ा है, समझा है या नहीं समझा। तो पहले से नोट कर लीजिए। तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं, इन सेंटेंसेस को आप नोट कीजिए और इसे ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेशन समझ में आया या नहीं आया। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, तो भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये चीज आपको समझ में नहीं आई। उसको मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर को शुरू करूंगा जब, तो उसका आपकी वो डाउट को मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आपको सेंटेंस बताए हैं, जो आपको रूल बताए हैं, जो आपको नियम बताए हैं, ये आपको और किसी भी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलने वाले। तो यदि आपको समझ में कुछ भी ना आया हो, कोई पॉइंट आपके दिमाग में अधूरा रह गया हो, कुछ आपके मन में प्रश्न आया हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने प्रश्न को रखिए। मैं निश्चित ही आपके प्रश्न का उत्तर अगर कमेंट बॉक्स में हो सका तो वहीं पर दूंगा। अगर उत्तर ज्यादा बड़ा हुआ, कुछ समझाना हुआ, तो एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा। लेकिन निश्चित आपके प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपने इससे कुछ भी सीखा हो और ये नया लगा हो, तो लाइक कर दीजिए। और लाइक करने के साथ साथ खूब दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो लेक्चर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शायद आपने ना अभी तक कहीं पढ़ा होगा, ना कभी पढ़ेंगे। तो ऐसा वीडियो लेक्चर आपको फिर कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इसी बात पे आप लोग इसे खुद दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ऐसा वीडियो लेक्चर मिलना चाहिए जो शायद वो कहीं और ना पढ़ पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही मजेदार, ऐसे ही रोचक सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को जाइएगा नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड